लालच में आकर मेरे बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती एक पागल लड़के से करा दी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं अपनी किस्मत को रो रही थी, लेकिन मेरे कमरे में जो आया वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं खुश हो गई। पूरी रात वो मुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा, लेकिन सुबह मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी सास ने कहा कि तुम्हारा पागल पति पूरी रात सड़कों पर घूमता रहा है। लो संभालो अपने इस पागल पति को। मेरा नाम निधि है। एक दिन पापा जब घर आए तो बहुत खुश थे। मेरी मम्मी से बोले, गीता मुबारक हो, हमारे बेटे राहुल का मेडिकल में पढ़ने का सपना पूरा हो गया। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। पापा की ये बात सुनते ही मैं किचन से भागती हुई आई और खुशी से बोली, पापा आप मेरा एडमिशन भी यूनिवर्सिटी में करा देंगे ना। पापा ने थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखा, फिर बोले, अरे गोली मारो इस पढ़ाई बढ़ाई को, बेकार में खुद को क्यों परेशान करोगी। राहुल तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाकर पढ़ाई करता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करने वाला हूँ जहाँ वो राज करेगी राज। यहाँ तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बर्तन धुलवाती हैं, वहाँ तो तुम्हें खुद उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, क्यों बच्ची को खुशफहमी में डाल रहे हो। मैंने तो सुना है कि ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो कितने ही बड़े बाप की क्यों ना हो और चाहे उनका ससुराल कितना ही हाई फाई क्यों ना हो। और आपने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया इसके लिए जो इसे इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, अरे गीता वो तुम्हारी दोस्त थी ना जो लंदन में जाकर बस गई थी, वही इंडिया आ रही है अपने बेटे की शादी करने के लिए। उसके हस्बैंड का फ़ोन आया था मेरे पास, कह रहे थे कि कोई अच्छा बंगला हो तो बताना, क्योंकि वो लोग यहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। गीता ये समझ लो हमारी बेटी के भाग्य खुलने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मम्मी एकदम से परेशान हो गईं और गुस्से से बोली, कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हरगिज नहीं करूंगी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम फिक्र मत करो गीता, हमारी बेटी इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, वो लोग यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फिर मुझसे बोले, जाओ निधि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई, लेकिन मुझे किचन तक मम्मी पापा की आवाज़ें आ रही थीं। वो आपस में बहस कर रहे थे। मम्मी किसी भी तरह मानने के लिए राजी नहीं थी और पापा थे कि जिद पर अड़े हुए थे, शादी होगी तो यहीं से होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी भला इस रिश्ते के लिए इनकारी क्यों थीं, बल्कि मैं तो खुश हो गई थी इस रिश्ते का सुनकर। हम लोग बहुत गरीब थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता था, न जाने कितनी ख्वाहिशों को दिल में ही दबाना पड़ता था। मम्मी पापा की बहस करने की आवाज़ें अब भी आ रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अब मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली थीं, क्योंकि अगर मेरी शादी मम्मी की सहेली के बेटे से हो गई तो मैं महारानियों की तरह ऐश करूँगी, और फिर आंटी का बेटा भी तो बहुत हैंडसम है। मैं दिल ही दिल में सपने सजाने लगी, लेकिन मैं दिल ही दिल में परेशान भी होने लगी कि पता नहीं आंटी मुझे अपने बेटे बिहान के लिए पसंद करेंगी भी या नहीं। मैंने दिल ही दिल में उस वक्त न जाने कितनी दुआएं मांग डालीं कि काश आंटी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लें। चाय लेकर मैं बाहर आई। मम्मी उठकर जा चुकी थीं और पापा बैठे हुए थे। मुझे समझते देर न लगी कि मम्मी नाराज़ होकर जा चुकी थीं। दोनों की आपस में खूब लड़ाई हुई थी। पापा को चाय दी और अपने कमरे में जाकर सपने सजाने लगी। एक हफ्ते बाद ही आंटी अपने बेटे के साथ इंडिया आ चुकी थीं। वो हमारे घर हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई थीं। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि आप तो बेकार में परेशान हो रही थीं, देखना शादी के बाद इन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी। मम्मी ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी अपने बाप की तरह लालची है। मैं तुझसे अभी कह रही हूँ कि इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। अरे कैसी माँ हैं आप। अरे माएँ तो अपनी बेटियों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते नहीं थकती, और आप हैं कि घर आए इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराने के लिए कह रही हैं। अरे कैसी माँ हैं आप, अपनी ही बेटी की खुशियाँ आपसे नहीं देखी जाती। मम्मी बोली, मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि बिहान में कुछ गड़बड़ है। मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, अगर बिहान में कुछ गड़बड़ होती तो पापा खुद ही मेरा रिश्ता नहीं करते, और मैंने तो बिहान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। बचपन में देखा था मैंने उसे, स्मार्ट लड़का था, फिर 8-10 सालों में क्या गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगता है आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती। मेरी बात सुनकर मम्मी एकदम से खामोश हो गई।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने कहे पर शर्मिंदगी हुई। मैंने फ़ौरन ही मम्मी से माफ़ी मांगी। मम्मी ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर कभी बिहान के रिश्ते पर चर्चा नहीं की। आंटी तो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी थीं। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगीं और फिर शादी का दिन आ गया। मेरी शादी वाले दिन मम्मी बहुत उदास थीं। मुझे लगा शायद मेरे जाने की वजह से इतना उदास हो रही हैं। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरी सारी रिश्तेदार आपस में खुसर पुसर कर रही थीं और मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थीं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने खुद ये सोचकर खुद को रिलैक्स किया कि वो सब लोग मुझसे जल रहे हैं, क्योंकि मैं इतने अमीर ख़ानदान में बहू बनकर जा रही हूँ। फिर विदाई का टाइम भी आ गया। मैं रुखसत होकर अपनी ससुराल आ गई। वहाँ की रस्मों से फारिग होकर मेरी सास ने मुझे बिहान के कमरे में बिठा दिया। इतना सुंदर कमरा देखकर तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं आराम से बेड पर बैठी बिहान का इंतजार करने लगी। तभी हल्के से दरवाज़ा खोलते हुए बिहान अंदर दाखिल हुआ। बिहान को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने नज़रें उठाकर बिहान को देखा। बिहान को देखकर मैं अपनी नज़रें झुकाना भूल गई, क्योंकि बिहान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। धीरे धीरे वो मुझसे बातें करने लगा। उसके बातें करने के अंदाज में बहुत ही अपनापन था। इतनी प्यारी बातें कर रहा था कि जी चाह रहा था कि सारी रात उसकी बातें ही सुनती रहूं। बिहान ने मुझसे पूछा, दुल्हन साहिबा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बिहान ने मुझे मुँह दिखाई में एक फूल दिया तो मेरा मुंह बन गया। भला ये क्या गिफ्ट हुआ? शादी की पहली रात में क्या कोई फूल देता है? बिहान ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भांप लिए थे। वो जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, दुल्हन साहिबा, इतना परेशान मत हो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। बिहान ने अब तक मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया था। उसने हर बार मुझे मेरे नाम की जगह दुल्हन साहिबा कहकर ही बुलाया था, और उसके मुंह से दुल्हन साहिबा सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी रात मैं बिहान की मोहब्बत में भीगती रही। पूरी रात मैं खुशियों के झूले में झूलती रही। लेकिन मुझे क्या पता था ये खुशियाँ सिर्फ आज रात के लिए हैं। सुबह सब कुछ तहस नहस होने वाला है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ उड़ाकर ख़त्म कर देगा। सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरे हुए थे। इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन बिहान कमरे में नहीं था। मैं उठकर फ्रेश हुई और एक सुंदर सा लाल रंग का सूट पहन लिया। अच्छे से तैयार होकर सोफे पर बैठ गई और बिहान का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो आंटी अंदर कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ एक पागल सा लड़का भी मौजूद था। आंटी बोली, निधि, माफ़ करना मुझे, मगर अब मैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। ये पकड़ो अपने पागल पति का हाथ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रात भर तो बाहर हॉल में बैठकर इसका इंतजार करते करते मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी हुई होगी। रात भर न जाने कहाँ कहाँ सड़कों पर घूमता रहा। संभालो अपने पति को, और हाँ, ये मुंह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। आंटी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल सा गया। मैं कभी अपनी सास के साथ खड़े उस लड़के की तरफ देख रही थी जिसे मेरी सास मेरा पति कह रही थी, तो कभी अपनी सास की तरफ। मेरी सास ने हीरे की अंगूठी ज़बरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी और बाहर चली गई, जबकि टेबल पर पड़े गुलाब के फूल को मैं देखती रह गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। न जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, और ख़ुद को बिहान कहता रहा। मगर अब सामने खड़े बिहान को देखकर मैं तो अजीब सी हो गई थी। वो पागल सा लड़का, मुंह से टपकती लार और नींद से बोझल आँखें, बड़ी हुई शेब और लंबे लंबे बाल। उसने खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, निधि, तुम मेरी पत्नी हो ना? कल तो हमारी शादी हुई थी, मगर मेरा दिल कर रहा था मैं सड़कों पर भागती गाड़ियाँ देखूं, इसीलिए मैं रात भर घर नहीं आया। अब नींद भी आ रही है, पर तुम फिक्र ना करो, सुबह उठूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियाँ दिखाने ले जाऊंगा। वो बातें करते करते सो गया, जबकि मेरी नज़र अभी तक उस फूल पर टिकी हुई थी जो मुझे मुँह दिखाई के तोहफे के तौर पर मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जारो कतार रोने लगी कि मेरे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेला था। दिल कर रहा था कि रात मेरे साथ जो हो चुका है वो चीख चीख कर सबको बताऊं, मगर मैं चुप रह गई। रोते रोते मेरी हिचकियां बंध गईं। अब मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थीं कि क्यों सारे लोग मुझे देखकर आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, क्यों दूल्हे के साथ हर वक्त एक लड़का मौजूद रहा था, और क्यों दूल्हा सारा समय मास्क पहने रहा था। जब किसी ने कहा था
कि दूल्हे ने मास्क क्यों पहन रखा है, तो दूल्हे वालों की तरफ से कहा गया था कि दूल्हे को तेज खुशबू से एलर्जी होती है और शादी में तो हर तरफ परफ्यूम की खुशबू फैली होती है, बस इसीलिए दूल्हे ने मास्क पहना है। न जाने कितने घंटे मैं यूं ही रोती रही। तब मुझे नौकरानी बुलाने आई और बोली कि मेम साहब, आपके माता पिता आपसे मिलने आए हैं। मैं भागकर बाहर आई और रोते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। मम्मी बोली, अरे निधि, क्या हुआ है? तू ऐसे रो रो कर मेरे दिल को छलनी मत कर, आखिर बता तो सही, बात क्या है? मैंने रोते हुए कहा, मम्मी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। बेहान तो पागल है। मम्मी, आपकी दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, नहीं निधि, मेरी दोस्त ने कोई धोखा नहीं किया है, बल्कि तेरे बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। बल्कि कहना ज़्यादा सही होगा कि तेरे बाप ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे ही कुर्बान कर दिया। तुम्हारी सास सालों से न जाने कहाँ कहाँ अपने पागल बेटे के लिए रिश्ते मांग रही थी, मगर किसी ने हाँ नहीं की। फिर तुम्हारी सास ने लालच दिया कि जो भी मेरे बेटे से शादी करेगा मैं उसे सोने से तोल दूंगी। इतनी सी बात पर तेरे बाप ने तुझे कुर्बान कर दिया। निधि, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी तेरी कसूरवार हूँ, जो पहले से सब कुछ पता नहीं किया। मुझे ये सारी बातें पहले से पता नहीं थीं। इतना तो पता था कि मेरी सहेली का बेटा थोड़ा कम दिमाग है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं थी। ये सारी बातें तो शादी होने के बाद तेरे बाप ने मुझे खुद बताई थीं। जब वो ढेर सारे पैसे लेकर घर में घुसा था, तब मैंने उससे पूछा, तभी उसने जबान खोली थी। और निधि, मैंने भी तुझे कितना समझाया था कि तू इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन तेरे बाप की तरह तेरी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैं अविश्वास से पापा की तरफ देखने लगी। पापा बोले, निधि, अपनी माँ की बातों में मत आ। मैंने तेरी खुशियों की खातिर ये रिश्ता किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर ये तो सोच, ये सब दौलत जायदाद अब तेरी है, तू इसकी मालकिन है, तू यहाँ ऐश करेगी। मैं बोली, पापा, जब दिल में खुशी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पापा, आज से हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म। ना मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरे पापा हैं। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई। पीछे से मम्मी मुझे आवाज़ें देती रह गईं। उनके रोने की आवाज़ आती रही। मुझे नौकरानी ने बताया कि बड़ी मेम साहब आपको बुला रही हैं। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वो काफ़ी परेशान लग रही थीं। मुझे देखते ही बोली, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये नहीं बताया कि मेरा बेटा पागल है। मैंने तुम्हारे पापा को सारी बातें साफ साफ बता दी थीं। मैं तो यही समझी थी कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरा बेटा बेहान शुरू से पागल नहीं है। बेहान का इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बस वो तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। तुमने मेरे साथ मिलकर बेहान की बीमारी से लड़ना है। ये पैदाइशी तौर पर बीमार नहीं है, ये तो 10-12 साल की उम्र में ऐसा हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि इसने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है और फिर इसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई और अब ये इस हाल में पहुंच गया। डॉक्टरों को उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गई और इस बात का अंदाज़ा लगाने लगी कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है, बेहान के पागल होने का या फिर रात वाले हादसे का। दिल को टटोला तो पता चला कि मुझे बेहान के पागल होने का कोई भी गम नहीं था। अगर कल रात वाला हादसा ना हुआ होता तो मुझे कोई गम ना था। मैं शायद किस्मत का लिखा समझकर बेहान को पति के रूप में स्वीकार कर लेती, लेकिन अब तो सब कुछ उलट पुलट हो गया था। शादी की पहली रात का हक जो बेहान का था वो मैंने किसी गैर मर्द को दे दिया था और ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मम्मी ने सच कहा था कि मेरे अंदर भी लालच आ गया था, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई बिल्कुल नहीं थी कि किसी गैर मर्द से जानते बूझते संबंध बनाती। रात वाली सारी बातें याद आते ही मैं तड़प कर रह गई। मेरे दिल में बार बार यही ख्वाहिश सर उठा रही थी कि काश कल रात वाला इंसान ही मेरा पति होता। मुझे वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो धोखेबाज इंसान मेरे साथ वो सब कुछ कर गया और मैं उसे अपना पति मानती रही। मैं शादी के पहले दिन ही इतनी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। यूँ कहो कि मेरा दिल टूट गया था। बेहान सोकर उठा तो उसने घर में ऊधम मचा दिया। उसे दवा दे दी गई, तब जाकर कहीं थोड़ा ठीक हुआ। मैंने शादी की वीडियो और फ़ोटो देखने की फरमाइश की तो सास ने फ़ौरन सारी वीडियो और फ़ोटोज़ लाकर मेरे सामने रख दी। बड़े गौर से रात वाले लड़के को मैं ढूंढ रही थी। यकीनन मेरी सास का ही कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ना तो मुझे किसी फ़ोटो में वो लड़का दिखा और ना ही किसी वीडियो में। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी।
फिर वो लड़का आया कहाँ से था? उधर बिहान भी रात भर ऊधम मचाता रहा। कई बार तो उसने कैंची से मेरे बाल काटने की कोशिश की थी। वो खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता। कभी कभी शीशा तोड़ देता और खुद ही उसकी तेज धार से अपने हाथ को जख्मी कर लेता और फिर खून को देखकर डर भी जाता और दहाड़े मार मार कर रोता। खाना खाता तो आधा कपड़ों पर और आधा नीचे फर्श पर होता, मुंह में बहुत कम जाता। शादी के 1 महीने में ही मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी। एक दिन बिहान घर से न जाने कहाँ चला गया। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मेरा दिल भी परेशान हो रहा था। भले ही वो पागल था, मैं उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो बहुत मासूम था और इंसानियत के नाते मुझे भी बुरा लग रहा था। मैं भी उसके लिए परेशान हो रही थी। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि तभी मेरी खिड़की को बाहर से किसी ने धक्का दिया। मैं एकदम डर कर उठ बैठी, लेकिन जो इंसान खिड़की से कूदकर अंदर आया उसे देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए। ये वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वो मेरे पास आ गया और बोला, कितनी कमज़ोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत तंग करता है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दी है। मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूँगा। तुम्हारा पागल पति तुम्हें स्ट्रेस के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैंने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर दे मारा और वो हक्का बक्का रह गया। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं पूरा दिन कुढ़ती रहती हूँ। तुमने धोखे से मेरे साथ सुहागरात मनाई। शादी की पहली रात पर मेरे पति का हक था, लेकिन तुमने उसके हक पर डाका डाला। मेरी बात सुनकर वो लड़का बोला, निधि, तुम्हारा पति तो पागल है ही। मुझे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। अरे बिहान पागल है, वो तुम्हें ज़िंदगी की कोई भी खुशी नहीं दे सकता। फिर उसके चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद मत करो। मुझसे दोस्ती कर लो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। वो लड़का न जाने कितनी देर तक मुझे समझाता रहा, लेकिन मैं ना ही करती रही। मैं खुद को गुनाह के दलदल में नहीं धकेल सकती थी। मैं अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती थी। भले ही बिहान पागल था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो मौजूद हैं और वो हम लोगों को ज़रूर देख रहा था। और मैं ये गलत काम करने के लिए खुद को तैयार न कर सकी। मैंने उस लड़के को कमरे से बाहर भगा दिया। जिस खिड़की से वो कमरे में आया था, उसी खिड़की से बाहर चला गया। उस लड़के के जाते ही मैं बेड पर गिरकर रोने लगी। हाँ, ये सच है, मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं ये बात उस लड़के को नहीं बता सकती थी और ना ही उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर सकती थी। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी हुई थी, ना अपने पागल पति को छोड़ सकती थी और ना ही अपने प्यार को पा सकती थी। तभी मुझे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर आई तो देखा मेरा पति बिहान खून से लथपथ बैठा हुआ था और मेरी सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं जल्दी से घबराकर आगे बढ़ी और पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? बिहान ठीक तो है? बिहान को इतना सारा खून क्यों बह रहा है? मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से से बोली, तुम्हें से क्या मतलब? तुम तो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। अपनी सास की बात सुनकर मैं 2 कदम पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रात को बिहान जब कमरे में आया तो वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थामकर बोली, बिहान, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारे दुखों को दूर करती, तुम्हारे दिल की सुनती। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक पागल समझकर इग्नोर करती रही, लेकिन जो कुछ हो चुका है अब मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोनों दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर बिहान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो निधि। बिहान के अंदाज पर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने बिहान को रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वो खुलकर मुझसे बातें करे। मैं ये तो जानती थी कि उसकी दिमागी हालत कैसी है, लेकिन फिर भी मेरा मन आज उससे बातें करने को चाह रहा था। बिहान मेरे पास बैठ गया और बोला, निधि, तुम जानती हो एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ क्या होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं लंदन में पला बड़ा था। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ मेरे पापा को पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी शादी हो गई थी। पापा इसी बात का बदला मम्मी से लेते रहे। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते। मेरी माँ लंदन में बिल्कुल अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। मुझे बहुत डर लगता था जब मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते थे। मैं हैरत से मुंह खोले बिहान की बातें सुन रही थी। एक पागल व्यक्ति इतनी समझदारी की बातें कैसे कर सकता है?
बेहान ने फिर से बोलना शुरू किया। एक दिन मेरे पापा ने मम्मी के सर में गुलदान दे मारा। मम्मी का सिर फट गया और खून बहने लगा। उस दिन डर की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर उन्होंने कम से कम 1 हफ्ता तक मेरी माँ पर हाथ नहीं उठाया। अब जब भी पापा मेरी मम्मी को मारने लगते तो मैं जानबूझकर बेहोश हो जाया करता। यूं करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया। अब पापा को हर वक्त मेरी चिंता लगी रहती थी और इसी चिंता में उन्होंने मम्मी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं हर वक्त खुद को बीमार बनाए रखता। अब तो धीरे धीरे मैंने अपनी पहचान भी भूलता जा रहा था। निधि, तुम जानती हो, इस पागलपन की वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। मुझसे मेरे सारे दोस्त बिछड़ गए। मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। और उस दिन तो मैं बिल्कुल टूट गया जब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा देना शुरू कर दिया है। जिस माँ के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी माँ ने मेरे पापा के साथ बेवफाई करना शुरू कर दी थी। मेरी माँ अपने दोस्त को घर पर बुलाने लगी थी। मेरी माँ को लगता कि मैं पागल हूँ, इसीलिए वो मेरे सामने कुछ नहीं छुपाती थीं। अपनी माँ की हरकतें देख देख कर मैं सच में पागल होने लगा। पापा तो बिल्कुल बदल गए थे। मम्मी पर अब बिल्कुल हाथ नहीं उठाते थे। मैं चाहता तो घर में अपनी असलियत सबको बता सकता था, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतों ने मुझे ये सब बताने से रोके रखा। अब जिंदगी में किसी चीज़ का शौक ही नहीं था। बस जिंदगी को यूं ही बेवजह जी रहा था। धीरे धीरे मम्मी के सब रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी कि मैं पागल हूँ। अपने घर का मैं इकलौता वारिस था। पापा मुझे देख देख कर चिंता में घुलते रहते। मम्मी को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी और फिर वो मेरी शादी के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगीं। वक्त तो गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की इश्कबाजियाँ भी कुछ कम हो गई थीं, लेकिन मेरा दिल उनकी तरफ से अभी भी साफ नहीं हुआ था। फिर हम लोग इंडिया आ गए। मेरी माँ के सारे दोस्त वहीं छूट गए। वो तो भगवान का शुक्र है कि माँ ने इंडिया आकर कोई गलत काम नहीं किए। मेरी माँ को मेरी शादी का शौक चढ़ गया था, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। शादी से मेरा विश्वास उठ गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप की मिसाल मेरे सामने थी। लेकिन जब शादी वाले दिन तुम्हें देखा तो उसी पल तुम मुझे अपनी अपनी सी लगीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगती थी और इसीलिए मैं उस दिन शादी की पहली रात तुम्हारे कमरे में अपने असली रूप में आ गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। हर बार तुम्हारे सामने पागल बनकर ही आया। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था और आज भी खिड़की से कूदकर मैं तुम्हारे कमरे में आया था। तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तुम्हारे पागल पति के लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराकर अपने मजबूत कैरेक्टर की गवाही दे दी। मैं मानता हूँ निधि कि ये सब करना गलत है। ऐसा करने से एक लड़की के जज्बात को ठेस पहुँच सकती है, लेकिन मैं क्या करूँ निधि, तुम ही बताओ। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो मेरा भी यही हाल है। मैंने बचपन से लेकर अपने मम्मी पापा को देखा है। पहले तो मेरे पापा ही मम्मी को मारते थे और फिर बाद में मेरी मम्मी ही बेवफा हो गई। फिर तुम ही बताओ, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लेता। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें इतने दिन तक तकलीफ में रखा। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ये करने पर मजबूर था। मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो निधि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं हक्का बक्का सी बिहान की बातें सुन रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूँ। फिर बिहान ने अपनी आंखों से चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रख दिया और अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ उतार दिए और लंबे लंबे गंदे बाल भी निकाल कर रख दिए। फिर वो बाथरूम में चला गया और वहाँ से मुंह धोकर आया तो उसके चेहरे का सांवला रंग भी उतर गया था। साफ सुथरा निखरा सा बिहान मेरे सामने खड़ा था। वही बिहान जो दिल के किसी कोने में छुपा बैठा था। बिहान बिल्कुल मेरे करीब बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, निधि, मैं तुम पर कभी भी अपनी असलियत जाहिर नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। डरने लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। मैं चाहता तो ऐसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियों की नई उमंग लेकर आई हो। निधि, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? बिहान की बात सुनकर मैं रोते रोते हंस दी। मुझे हंसता देखकर बिहान खुश हो गया। उसने मुझे कसकर सीने से लगा लिया। आज मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मैंने कभी भगवान से मांगा था। पैसा, दौलत और सबसे बढ़कर एक प्यार करने वाला पति। मैं तभी मैंने बिहान से पूछा, अच्छा ये बताइए, आज आपको इतनी चोट कैसे लगी थी? बिहान ने कहा कि जब मैं खिड़की से बाहर कूदा था तभी मेरा सर नीचे ज़मीन से लग गया था और इसीलिए मेरे सिर में चोट लग गई थी। मैंने बिहान की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। आज की रात हमारी खुशियों की रात थी, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत की रात थी।
सुबह मैंने अपनी सास को सारी सच्चाई बता दी। बस एक बात छुपा दी कि बिहान को आपकी बेवफाई के बारे में भी पता है। मैं नहीं चाहती थी कि एक माँ अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हो। और कुछ भी हो, वो अपनी पुरानी ज़िंदगी लंदन में ही छोड़ चुकी थीं। पति से प्यार न पाकर मेरी सास राह से भटक गई थीं, लेकिन अब उनमें किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं था। बिहान को अपने सामने सही सलामत देखकर मेरी सास हक्का बक्का रह गई थीं। खुशी से उन्होंने बिहान को गले लगा लिया। मेरे ससुर भी बहुत खुश हैं। आज हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। गम के बादल छट गए थे और खुशियों का नया सूरज चमकने लगा था। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।